सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आपको बता दूं कि इस वक्त में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने की लड़ाई के मूड में है। इस वक्त में टीएमसी की एक सांसद महुआ मोइत्रा, उन्होंने एक इतनी भद्दा बयान दिया है अमित शाह जी को लेके, जिसकी जितनी भ्रष्टना हो सके दोस्तों उतनी कम है। आपको बता दूं, ये महुआ मोइत्रा लाइमलाइट और फुटेज खाने के चक्कर में जहां इनको मीडिया दिखता है, काले चश्मे पहन के मैडम पहुंच जाती है और अपने विवादित बयान दे के निकल लेती हैं। शी इज अ बेटर वर्जन ऑफ संजय राउत। आपको बता दूं कि इस वक्त में उन्होंने जो कहा है अमित शाह जी के बारे में, आप पहले तो उनकी खुद के मुंह से सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि पूरा विवाद क्या है। और नीचे सबटाइटल्स पढ़िएगा जरूर, क्योंकि वो मैडम बात कर रही है बंगाली में। লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। सुना आपने दोस्तों। अब मैडम जी का यह कहना है कि अमित शाह जी का सर घर से अलग करके टेबल पे रख देना चाहिए। ऐसा मैडम ने क्यों कहा? एक पत्रकार ने वहां पे एक सवाल पूछ लिया अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बारे में, तो मैडम इतनी गुस्सा आ गई, मैडम को गुस्सा आ गया और कि मैडम ने कह दिया कि पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की तो सरकार है सेंटर में, तो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत के अंदर में घुस कैसे रहे हैं, पहला सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। फिर मैडम ने यह भी कह दिया कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो अमित शाह जी को शर्म से अपना माथा नीचा कर लेना चाहिए और सर कटा के घर से अलग कर देना चाहिए, टेबल पे रख देना चाहिए। असल में बात क्या है दोस्तों, पता आपको? दे आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। इंडिया का ऑपोजिशन जो है दोस्तों, पूरा का पूरा विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है इस वक्त में। जो भी वो बात कर रहे हैं उसमें फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके पास ना तो नीति है, ना ही उनके पास कोई ऐसा चेहरा है प्रेजेंट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में, और ना ही उनके पास में कोई मुद्दा है इस वक्त में। नरेंद्र मोदी जी को घेरे तो किस बारे में घेरे? इसीलिए हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी की सरकार 2026 में जो बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं उसका मुद्दे अभी से गाड़ने की कोशिश कर रही है। 1 तारीख से लेकर 3 दिन के लिए विधानसभा का क्षेत्र बुलाया है ममता बनर्जी की सरकार ने वेस्ट बंगाल के अंदर में। अब वहां पे मैडम 2 मुद्दों के ऊपर में फोकस करेंगी। एक है जो बंगाल के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है उस पे, और दूसरा जो मुद्दा है दोस्तों वो है बंगाली विरोधी बीजेपी। ये मुद्दा मैडम वहां पे गाड़ना चाहती है कि बंगालियों को निकाला जा रहा है बांग्लादेशी कह के भारत के दूसरे राज्य से, जबकि यह पूरी बात सत्य नहीं है। बांग्लादेशी बाय डिफॉल्ट वो बांग्लादेशी भाषा में बात करते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की बंगाली भाषा से बहुत मिलती जुलती है। और ये बांग्लादेशी क्या करते हैं, अपने आप को सिटीजन फ्रॉम बंगाल ये दिखाने के लिए बंगाली में बात करते हैं, लोगों को बेवकूफ दिखाने के लिए। इसीलिए इन बांग्लादेशियों को जो निकाला जा रहा है भारत के अलग अलग राज्यों से, इससे ममता बनर्जी की सरकार भी हिली हुई है, क्योंकि उनको भी अच्छे से पता है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में करके ही रहेगा, उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों का नाम काटा जाएगा, क्योंकि बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया में 65 से 66 लाख लोगों का नाम काटा गया है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनको परमानेंट पलायन दूसरे राज्य के वो सिटीजन बन चुके हैं, उनका नाम काटा गया है। और तीसरा जो कि सबसे अहम है, जिनके पास 1 से ज्यादा अधिक वोटर कार्ड है। अब दोस्तों, टीएमसी की सरकार इस वक्त में हालांकि महुआ मोइत्रा के बयान पे खंडन तो नहीं किया, लेकिन महुआ मोइत्रा के इस बयान पे एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च कर लिया है कृष्णनगर में किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने। अब आपको बता दूं, महुआ मोइत्रा रिपीटेड ऑफेंडर है दोस्तों। इनके आप जितने भी बयान सुनेंगे कहीं ना कहीं विवाद अपने आप मिल जाएगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में जो क्लिप इनकी वायरल हो रही थी वो ये थी, जब वो कह रही थी कि भारत में कौन रहना चाहता है, भारत से अच्छा तो बांग्लादेश है। तो सोचिए आप इनका आईक्यू लेवल कहां पे होगा जो ये बात ऐसी कह सकता है वो व्यक्ति।
अब दोस्तों महुआ मित्रा के ऊपर में बहुत घंघोर आरोप भी लगे हुए हैं। 2023 में लोकसभा से इनको निष्कासित भी किया गया था। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर में बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि मैडम ने पैसे लिए हैं विदेशी एक बिजनेसमैन से और लग्जरी गिफ्ट्स लिए हैं इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट। लोकसभा का जो पोर्टल होता है ना दोस्तों, उस पोर्टल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स मैडम ने शेयर कर दिए थे उस विदेशी जो कि दुबई में बंदा रहता था, जिसका नाम था दोस्तों दर्शन हीराम नंदानी। मैडम को कहा जा रहा है कि उस वक्त में 2 करोड़ रुपए भी मिले थे और बहुत सारी लग्जरियस गिफ्ट्स भी मिली थी। ये आरोप मेरा नहीं, बीजेपी का आरोप है और इसके ऊपर में प्रॉपर जांच चल रही है। इनको लोकसभा से निष्कासित भी कर दिया गया था। आप सोचिए, भारत की पार्लियामेंट के लॉगिन डिटेल्स किसी और व्यक्ति के पास में कोई कैसे दे सकता है? बहुत ही जबरदस्त द्रोह है दोस्तों ये एक तरीके का। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी जी के पास में इस वक्त में दोस्तों मुद्दे ज्यादा नहीं है। वो बस बंगाली वर्सेस बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, जबकि लोग जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आइडियोलॉजी से बीजेपी बनी है भाई। तो बीजेपी कैसे एंटी बंगाली हो सकती है? बीजेपी के कई कार्यकर्ता बंगाल से आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को खुद पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी। सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को सब मानते हैं बीजेपी में। कांग्रेस तो कभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में याद करते देखा है? जन मन गण जो राष्ट्रीय गान है वो भी एक बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। पूरा भारत गाता है। कोई कैसे बंगालियों के खिलाफ हो सकता है? हालांकि वेस्ट बंगाल के लोग इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर में आज की डेट में टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पे तो बहुत दिखेगी आपको। ममता बनर्जी जी को इतना तो तसल्ली है उनके मन में कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक उनके साथ में हमेशा से रहता है, इसीलिए इतने सालों से ममता बनर्जी जी की सरकार बंगाल के अंदर में है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे दोस्तों, उसमें बीजेपी को 77 सीट्स मिली थी, लेकिन बीजेपी को जो वोट मिला था वो मिले थे 2 करोड़ 20 लाख वोट्स, 2 करोड़ 29 लाख वोट्स, जबकि टीएमसी को वोट मिले थे 2 करोड़ 89 लाख वोट। जो गैप था वो 60 लाख वोटर्स का गैप था वोट्स का। अब इलेक्शन कमीशन जो बंगाल के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया, पूरा स्वच्छ वोटर लिस्ट का जो अभियान चल रहा है पूरे भारत के अंदर में चलेगा, इससे मैडम घबराई हुई है। हम देखते हैं कि किस तरीके से पंचायत के चुनाव में वेस्ट बंगाल में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को उतारना पड़ता है, सेंट्रल फोर्सेस को उतारना पड़ता है ताकि वहां पे चुनाव ठीक ठाक से हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कितनी वेस्ट बंगाल के अंदर में कितना प्रॉब्लम होता होगा इलेक्शन कमीशन को। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरे टीएमसी के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, इस वक्त में इलेक्शन कमीशन का खंडन कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वेस्ट बंगाल के अंदर में हम ना करने दें। लेकिन ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। ये जो मैटर है ये पूरा इलेक्शन कमीशन का है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये राइट है कि वो भारत के अंदर में वोटिंग प्रक्रिया को लेके जब चाहे विद इन द कानून कोई भी लॉ पास कर सकती है। लास्ट टाइम 2003 में हुआ था, 2025 अभी चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 22 सालों के अंदर में कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या भारत के अंदर में घुसे हैं। जहां भी पकड़े जाते हैं किसी भी राज्यों में, तो उनके पास में, अधिकतरों के पास में वेस्ट बंगाल की आधार कार्ड, वोटर कार्ड मिलता है। तो पहले सवाल तो ये आना चाहिए कि इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड कौन बनाता है? उनके ऊपर में कोई एक्शन क्यों नहीं आता? असम के अंदर में जिस लेवल पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी एक्शन ले रहे हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर में क्यों नहीं होता? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई वर्षों से दोस्तों एक मांग रखी है उन्होंने वेस्ट बंगाल की सरकार के सामने कि हमें आप ये 500 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है, इस एरिया में खाली फेंसिंग करने की जगह दे दीजिए। वेस्ट बंगाल की सरकार नहीं दे रही है, तो ये जो जगह पे फेंसिंग नहीं हो पा रही है इस बार, तो यहीं से तो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस रहे हैं।
और महुआ मोइत्रा ने तो बीएसएफ के बारे में भी बात की कि भाई कौन गार्ड कर रहा है हमारे बॉर्डर को, कैसे घुस जा रहे हैं। एक तरीके से ये लांछन बीएसएफ के ऊपर में भी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉर्डर्स को। तो महुआ मोइत्रा को वैसे तो कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन मैडम जी बार बार टीवी चैनल्स के कैमरे देख के आ जाती है मुद्दा बनने खुद ही। संजय राउत आप कह सकते हैं टीएमसी पार्टी में, इन लोगों को क्यों रखा जाता पता है, महुआ मोइत्रा जैसी लोगों को पार्टी में, जस्ट बिकॉज उनको इंग्लिश बोलनी आती है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमारे पास भी कुछ अंग्रेजी बोलने वाले प्रवक्ता हो, फिर साला भले उनको अब कुछ पता हो, राजनीति पता हो या ना हो, उलझुल काम करना। हम देखते हैं कि एक पत्रकार की बीवी ऑलरेडी मेंबर बन गई है, क्यों, किस क्रेडेंशियल पे भाई? कहा पोस्टर चिपकाए थे? पॉलिटिक्स में कोई नीचे से थोड़ी ऊपर आया है। इन लोगों को पैराशूट लेके हेलीकॉप्टर से लेके आया है और ड्रॉप कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बहुत पॉलिश इंग्लिश बोलते हैं, ये रीजन है। अब दोस्तों जो मेन बात है, अमित शाह जी के बारे में ये बातें महुआ मोइत्रा ने की। 2 दिन पहले भी नरेंद्र मोदी जी के माता जी के ऊपर में जो अभद्र गालियां दी गई, अभद्र टिप्पणी की गई, ये भारत की राजनीति का स्तर इन लोगों ने इतना गिरा दिया आज की डेट में कि अब लोग इनसे परेशान हो गए हैं। मोस्टली लोग परेशान होते हैं जो सत्ता में रहती है वो सरकार से। भारत के लोग अब ऑपोजिशन से परेशान हो गए। दुर्भाग्य है जो ऐसा ऑपोजिशन मिला है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है भाई। पूरी तरह से ये लोग पागल वागल हो गए और 5-10 साल से सत्ता से बाहर रहेंगे तो आप देखिएगा गाड़ियों वाड़ियों के पीछे दौड़ते हुए ये लोग नजर आएंगे। इतने पागल हो गए, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, जो कि हारेंगे चुनाव। ये लोग नहीं जीत पाएंगे, लोकसभा का तो बिल्कुल भी नहीं। ममता बनर्जी जी इस बार इलेक्शन कमीशन ने ठीक से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अगर निकाल फेंका तो बंगाल के अंदर में भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हालांकि अभी भी 6 महीने का टाइम बचा हुआ है और शुभेंदु अधिकारी, सुकंदु मजूमदार, दिलीप घोष, राकेश शुक्ला सब कोई लगे हुए हैं। राकेश सिन्हा नाम है शायद उनका, सब लगे हुए हैं ग्राउंड पे। इस बार लोगों का भी गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है, टीचर स्कैम भी है बंगाल के पास में। मुर्शिदाबाद जो हिंसा हुई थी वो भी सबको पता है, संदेश खाली में जो हुआ वो भी सबको पता है। अभी जो बच्ची आरजीकर की बच्ची डॉक्टर के साथ में, जूनियर डॉक्टर के साथ में हुआ वो भी सबको पता है, और अभी जो रिसेंट कांड हुआ वो भी सबको पता है। तो इस बार मौका अच्छा है बीजेपी के लिए, लेकिन राजनीति में ऐसे बयान जो देते हैं ना ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है पूरी तरह से, जिंदगी में सब कुछ हार चुके हैं। बस थोड़े पैसे इनको कैसे मिल जाते हैं वो तो खैर जांच करेगी हमारी एजेंसी, तब पता चल ही जाएगा। तो ये हाल है दोस्तों हमारी ऑपोजिशन का। कोई नीति नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई इनके पास चेहरा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को आज की डेट में अगर कोई कैंडिडेट खड़ा करना है तो हम किसको करें। ये इंडिया अलायंस में सब अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझते हैं। यहां तक कि अगर पूछ भी लिया ना तेजस्वी यादव से कि आप बनोगे प्रधानमंत्री कैंडिडेट इंडिया अलायंस के, तो तुरंत हाँ बोल देगा। ये हाल है इस वक्त में इंडिया अलायंस का। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता दोस्तों। आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।